आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, कैसे ये जो है फोर्स से रिलेटेड है और क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, मतलब क्या क्या इसकी खास बातें हैं जिसको यूज़ करके हम चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ आज हम यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रा इस वर्ड पर ही आते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब है जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये एक चार्ज होता है। इतना तो सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इसकी खास बात यही होती है क्योंकि मास बहुत कम होता है, बहुत कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg, बहुत ही कम मास है। ठीक है, इस पर जो मेन चीज़ होती है, खास बात इसकी चार्ज होती है। चार्ज इसके ऊपर होता है माइनस में 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो चार्ज इसकी खासियत है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो ये जो फील्ड है वो किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। तो किसी चार्ज की वजह से अगर फील्ड हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। बाकी सबका फील्ड भी होता है, एरिया। भाई कुत्तों का भी एरिया होता है, लोगों का भी एरिया होता है। भाई कहते हैं कि मेरा इलाका है। वैसे ही क्या है, चार्ज का जो इलाका है, फील्ड मतलब एरिया होता है। दूसरे अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में समझे तो इलाका। तो चार्ज का इलाका जहाँ तक होगा वहाँ तक क्या होगा, ये चीज़ ज़रा समझते हैं कि वहाँ तक कैसे पता चलेगा कि वहाँ तक चार्ज का जो है इलाका है। कोई चार्ज रखा गया, उसका इलाका वहाँ तक है। ठीक है, देखें चार्ज की बात आई है। सबसे पहले एक चार्ज को ले लेते हैं। मान ली हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ लिया है। एक स्फेरिकल बॉल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब जानते हैं ये बॉल है जिसके बाहर ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसको हमने क्या किया है, क्यू चार्ज दिया हुआ है। ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो चार्ज स्फीयर बॉडी है, इसके आसपास अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि ये जो पहले से बैठा हुआ चार्ज है ये क्या कर रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और तभी ये पता चलता है कि भाई कुछ तो है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये चार्ज है। ठीक है, इसके आसपास हमने एक छोटा सा चार्ज लेकर के आए हैं, इसे कहेंगे स्मॉल चार्ज। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। क्या करने के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर इस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं टेस्ट करने के लिए। ये जो है इसका क्या प्रभाव है, इसका इलाका कहाँ तक है इस चार्ज का, ये टेस्ट करने के लिए हम दूसरे चार्ज को लेकर के आए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज है, मान लीजिए इतना बड़ा है, इसका सेंटर यहाँ पर है। इसके सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस को भी लिख लेते हैं, मान लिया r डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट का चार्ज को भी अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो जाहिर सी बात है ये अनलाइक चार्जेस नहीं है, लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ कि भाई यहाँ से भाग जाओ तुम, ये मेरा इलाका है। ये जो पॉइंट P तक है वो मेरा इलाका है। इसके बाहर भी जाओगे तो मेरा इलाका मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रभाव मेरा होगा नहीं, लेकिन यहाँ से तो भाग ही जाओ तुम। ठीक है, पॉइंट P से भाग जाओ। तो ये फोर्स इस तरीके से लगा देगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है। और ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि भाई ऐसा होता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो चार्जेज अगर रखे गए हैं तो उनके बीच में कूलम का फोर्स लगता है और ये फोर्स किसके बराबर होता है, 1/4πε0। दो चार्जेस हैं Q और Q0, तो हम Q0 और Q लिख लेते हैं और अपॉन में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो फोर्स होता है कूलम का फोर्स वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है भाई, इतना ये एक्सप्रेशन हो गया, फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब देखें कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस पॉइंट पर इस चार्ज पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, इसके बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है ये दोनों पॉइंट, इनके बीच में कोई कनेक्शन भी, ऐसा भी नहीं कि हम क्या किए हैं, ये अगर रस्सी बांधे हुए हैं। ठीक है, रस्सी यहाँ से यहाँ तक लगाए हुए हैं और फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई माइनस चार्ज रखा तो इस चार्ज को इस चार्ज ने खींच लिया अपनी तरफ। तो ये सिर्फ तो अट्रैक्टिव फोर्स में हो सकता है कि भाई अगर रस्सी बांधी गई है, यहाँ पर माइनस चार्ज कोई रखा गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अनलाइक चार्जेस के बीच में, तो ये इसको खींचेगा। लेकिन उस केस में क्या कि अगर जब रिपल्सिव फोर्स लगता है उस केस में क्या, तो रस्सी वाला मामला हमारा फेल हो गया भाई। मतलब कोई रस्सी नहीं बंधी है यहाँ पर कि इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा, रस्सी काम ही नहीं करेगी, रस्सी खींच सकती है, धक्का थोड़ी नहीं दे सकती। अब उसके बाद मान लीजिए हमने कोई रॉड रखा है। ठीक है,
कोई रॉड यहाँ लगाया हुआ है और ये लोहे की रॉड है, तो ये बिल्कुल जो है ये मुड़ेगी नहीं, सीधी रहेगी। और क्या कर सकते हैं, इससे हम इसको धक्का दे सकते हैं, ठीक है। तो रॉड से हम धक्का दे सकते हैं। तो क्या ये रॉड रखा गया है यहाँ पर इस पॉइंट तक, क्या कोई रॉड बिछाया गया है जो यहाँ पर Q0 चार्ज हम रख रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इसको धक्का दे रहा है, इसको पुश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो बिल्कुल ये दोनों बातें भी नहीं है, ठीक है। ना तो रॉड है ना रस्सी है। क्यों भाई, कुछ मिलता नहीं यहाँ पर देखने पे, ठीक है। ऐसा लगता है कोई इनविजिबल पर है जो यहाँ पर फोर्स लगा रही है, ठीक है। जैसे अदृश्य शक्ति है जो यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि बीच में कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं दिखाई देता है। तो रस्सी और रॉड ये दोनों मामले फेल हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर रखा गया है, उस चार्ज की वजह से क्या होता है कि भाई उसकी सराउंडिंग में, उसके आसपास, ठीक है, उसके आसपास, नज़दीक में ज़्यादा, दूर में थोड़ा कम, उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्वायरमेंट कह सकते हैं। ऐसा वातावरण यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से कि अगर उस फील्ड के अंदर में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। उस पर फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, रिपल्सिव फोर्स लग सकता है, ऐसा है, ठीक है। ये देखा गया। तो ये जो सराउंडिंग में मैटर वो क्या है कि इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट, ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट है ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि भाई इस चार्ज का इलाका। और ये जो चार्ज है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। क्यों? क्योंकि भाई ये जो इन्वायरमेंट है, ये वातावरण है, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यही प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज। तो इसी को कहेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है। और अगर हमने इसके इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम टेस्ट करने के लिए कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर लेकर के आते हैं किसी पॉइंट पर, इसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पी पर या कोई भी पॉइंट और हो, तो उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो दो बातें समझ में आई, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा वातावरण प्रोड्यूस कर रहा है कि उसके सराउंडिंग में कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, ठीक है भाई। वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो वाला चार्ज जो दूसरा वाला चार्ज है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला चार्ज जो है ये बड़ा होता है, ठीक है, बिग एनफ होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि भाई ये जो इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। और ये जो होता है बहुत ही स्मॉल एनफ होता है, ठीक है। स्मॉल एनफ का मतलब क्या हुआ कि भाई इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ताकि इसका रीज़न क्या है कि भाई अगर मान लिया हमने इसको ही बड़ा ले लिया तो क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको पुश कर सकता है, जबकि तब तो ये सोर्स चार्ज रह ही नहीं जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा छोटा सा चार्ज लिया हमने जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और इसी वजह से सोर्स चार्ज की वजह से इस पर फोर्स जो लगेगा वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, कूलम फोर्स, ये जो फोर्स की वैल्यू हमने लिखी है, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो सोर्स चार्ज है भाई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाकी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये यहाँ से भाग जा सकता है, ये अट्रैक्ट हो सकता है इस सोर्स चार्ज की तरफ, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब बाकी थोड़ा सा ये समझते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि अब तो हमने ये बिल्कुल समझ लिया कि हाँ भाई थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लिख सकते हो आप या इलेक्ट्रिकल लिख सकते हो, अच्छा रहेगा इलेक्ट्रिकल। तो एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है, ऐसा वातावरण है, विद्युतीय वातावरण है, जिसके अंदर में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, छोटा सा चार्ज रखते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर बड़ा चार्ज रख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ये वाला इस पे लगा रहा है कि इसका फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा चार्ज रख दिया तो हो सकता है यही चार्ज यहाँ डिस्प्लेस हो जाए। तो इस वजह से छोटा सा चार्ज रखते हैं ताकि हम ये पता कर पाएँ कि ये किसी भी पॉइंट P पर इसके सराउंडिंग में एक फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, जिसकी वजह से यहाँ से दूर भाग रहा है या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब तो ये हुआ थियरी हमने बता दी। अब ज़रा इसको हम फॉर्मूले में एक्सप्रेस करते हैं कि आखिर इसका जो क्वांटिटेटिव मतलब है वो क्या है, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई उसको अंकों में ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप इसको। देखें होता क्या है कि भाई जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज है यहाँ पर r डिस्टेंस पर कोई Q0 चार्ज रखा गया, वो भी पॉजिटिव नेचर का है, इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, हम जानते हैं यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा,
ठीक है। तो हो क्या रहा है भाई कि यहाँ पर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट P पर, और P पर हमने जब कोई टेस्ट चार्ज रखा तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कि द फोर्स ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज placed या kept in the electrical environment of a source charge, ठीक है। जो सोर्स चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ मेज़र करना चाह रहे हैं, उसके सराउंडिंग में कोई टेस्ट चार्ज हम लेकर के जाते हैं जो बहुत ही छोटा होता है, और उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम जरा यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिखते हैं कि जो अपना E है वो क्या होगा कि फोर्स तो हम पहले से जानते हैं कूलम्बियन फोर्स होता है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, पर यूनिट स्मॉल टेस्ट चार्ज है, मतलब एक यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उस फील्ड की वजह से उस पॉइंट पर उसे कहेंगे कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। टेस्ट चार्ज से हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ फोर्स देखें, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के बारे में हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है। इसे Q0 से डिवाइड करेंगे और ये होता है अपना स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर यहाँ बचा रह जाएगा, और भाई ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन किधर होगी भाई, डायरेक्शन इधर इसकी किधर होगी। डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की, ठीक है, तो डायरेक्शन किधर होगी, along the direction of force। जो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, उसी के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। बाकी प्लस माइनस चार्ज की वजह से जो भी फील्ड होता है, फील्ड का जो वैल्यू होता है, जैसे मान ली हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो क्या होता है कि भाई प्लस चार्ज जो है उससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इसे कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। फील्ड का रेडियली आउटवर्ड होना त्रिज्या के रूप में, जैसे मान लिया कोई स्फीयर है तो यहाँ से जो इसकी त्रिज्या बनती है, वैसे ये तो हम सर्किल दिखा रहे हैं, सर्किल में ऐसे ही त्रिज्या दिखा पाएंगे, लेकिन अगर स्फीयर होता तो क्या होता, ये चार्ज है इसके चारों तरफ ऐसे रेडियस होती है, और जो रेडियस की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स काम करता है। अगर मान लिया यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और यहाँ कोई हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज रखा, तो ये डायरेक्शन होती है फोर्स की, भाई इधर पुश करता है ये, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन भी यही और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। यहाँ माइनस कर दिया तब क्या होगा भाई, तब यहाँ पर ये ऐसे तीर बन जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पर, और फिर फोर्स की डायरेक्शन भी इसी प्लस Q चार्ज की तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सोर्स चार्ज की तरफ हो जाएगी, ठीक है। हमने देखा कि डायरेक्शन बता दिया भाई, हमने डायरेक्शन हो गया। अब ज़रा देखते हैं इसकी यूनिट, ठीक है। पहली बात डायरेक्शन तो बताया हमने, डायरेक्शन ज़रूरी था क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था। उसके बाद यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या होती है। तो ज़रा हम बिल्कुल फार्मूले पर जाते हैं। फार्मूले पर ऊपर है फोर्स, नीचे है चार्ज, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसे हम न्यूटन से लिखते हैं, और नीचे क्या है, चार्ज, चार्ज को कूलाम से लिखते हैं। तो हो क्या गया यहाँ पर भाई, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। या फिर इसी को लिखते हैं न्यूटन, और कूलाम को ऊपर ले जाकर के हम इसके ऊपर -1 लगा लेते हैं, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होगी, किसकी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। उसके बाद देखा जाए डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन ये भैया क्या है ना भाई, एक दूसरे के ही हैं, एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। डायमेंशंस के लिखते हैं क्योंकि भाई एक यूनिट में, एक किसी फिजिकल क्वांटिटी में एक ही यूनिट तो होती नहीं है, कई सारी यूनिट होती हैं। तो उन यूनिट को हम जब सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं उसे तब डायमेंशन कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी फार्मूले से ही आएगा। क्या करेंगे, ऊपर जो फोर्स है, ठीक है, नीचे क्या है, चार्ज है Q0, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो mL/T-2 होता है। इसमें कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं होना चाहिए।
क्यू नॉट जो है ये चार्ज है और ये फंडामेंटल यूनिट है नहीं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है भाई, ये डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। तो ज़रा हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला पता है भाई, Q इक्वल्स टू IT होता है, ठीक है, इतना होता है। और I है, I अपना फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है ये, ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है। और I है करंट, करंट को हम लिखते हैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस करंट के लिए सिंबल होता है। और टाइम के लिए जानते हैं T होता है। तो भैया जो चार्ज का डायमेंशन हो गया AT हो गया। नीचे क्या करेंगे, AT लिखेंगे और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्योंकि डायमेंशन लिखने का तरीका यही होता है। अब क्या करें, कुछ कटने लायक है नहीं भाई, T से कुछ कट जाता, लेकिन अगर स्क्वायर होता तो, लेकिन -2 है ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम M लिख देंगे, फिर L लिख देंगे, फिर T के आगे क्या करेंगे, यहाँ पर -2 है ही, और इसका एक जो पावर है वो यहाँ जा कर के और जुड़ जाएगा माइनस में। और फिर बचा क्या, सिर्फ A बचा है, A को हम यहाँ बाद में लिख देंगे। ये हो गया, ये डायमेंशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है MLT-3 और A क्या है भैया, करंट का सिंबल है, ठीक है, जिसे एम्पियर कहा जाता है, और एम्पियर्स का जो A लिया गया है वहाँ पर, ठीक है भाई। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में, उसके बाद उसके सिंबल को लिखेंगे और हमारा बन जाएगा डायमेंशन। उसके लिए डायमेंशन हम अलग से निकाल लेंगे। अब देखिए Q इक्वल्स टू IT होता है, एक बढ़िया फार्मूला है Q इक्वल्स टू NE, पहले ही चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो ये दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों फार्मूले को भी यहाँ पर आप याद रखेंगे, क्योंकि भाई फार्मूले बड़े काम के होते हैं। फार्मूले के, अगर ये फार्मूले आपको पता है ना, ये फार्मूले को यूज़ करना पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो है 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन ना आसानी से, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया ये Q इक्वल्स टू IT है, इसके 2 फार्मूले और भी आते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया I हमें निकालना है, ठीक है, तो Q/T हो जाएगा। अगर हमें T निकालना है तो Q/I हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ना ये फार्मूला यूज़ करने में ही गड़बड़ी करते हैं, है ना। अगर Q इक्वल्स टू IT पूछा तब तो कर लेते हैं, मान लिया I इक्वल्स टू पूछ दिया कि हमारी करंट कितना होगा यहाँ पर, तो गड़बड़ हो जाता है उनका, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर Q ऐसा कुछ लिखने लगते हैं कि Q+T कर देंगे, Q-I कर देंगे, ठीक है। ये सारी बातें गलत है भाई। बिल्कुल आप ट्रांसपोजिशन, बिल्कुल जो है फार्मूला जब यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसपोजिशन बिल्कुल सही सही यूज़ होना चाहिए। ट्रांसपोजिशन का सीधा सा मतलब है कि ये बराबर का साइन जो है ना, इसके इधर अगर प्लस है उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जा कर के प्लस हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जा कर के डिवीज़न में हो जाएगा, इधर डिवीज़न में है इधर जा कर के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। Q इक्वल्स टू NE से भी 2 फार्मूले आएंगे। N इक्वल्स टू अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, चार्ज हमारे पास हो, तो क्या करेंगे, चार्ज को E से डिवाइड कर देंगे। अगर E निकालना हो, ठीक है, E तो फिक्स ही होता है भाई, E की वैल्यू बदलती नहीं है, ये तो फिक्स है, E की वैल्यू हमें पता है, यहीं हमने लिखा था कि भाई। लेकिन यहाँ से अगर E निकालना है तो भाई क्या होगा, Q/N होगा, ठीक है भाई। वैसे E की वैल्यू हमारे पास है, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए 1.6 प्लस माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस और प्लस प्रोटॉन के लिए प्लस हो जाता है, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये E की वैल्यू होती है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पर, देखें भाई, ठीक है ना। अब हमने बताया कि ये जो टेस्ट चार्ज है बहुत ही छोटा होना चाहिए, सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। तो इतनी बातें समझ में आई, यूनिट भी हमने देखा, डायमेंशंस भी हमने देखा है। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, ताकि पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो समझ में आ जाए, ठीक है। उससे भी पहले एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance of 1 angstrom from a source charge of magnitude 5 into 10⁻⁻6 कूलाम। 5 माइक्रोकूलाम का एक टेस्ट चार्ज है, उसकी वजह से आपको क्या करना है कि 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को
कैलकुलेट करना है, बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। भाई वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ भी हम वैल्यू लिख सकते थे, क्वेश्चन को आपको देख के घबराना नहीं है। यहाँ जो वैल्यू है यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता था, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले क्या करें, आप क्वेश्चन बिल्कुल जो है संजीदगी से पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल आराम से, ठीक है, रिलैक्स होकर के पढ़ें, ताकि क्वेश्चन में जो कुछ है वो चीज़ आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। मतलब क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ था, ये आर की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, मतलब क्या पता करना है आपको, ई पता करना है, ई की वैल्यू पता करना है। सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना, तो यहाँ पर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है। और ये वैल्यू जो है वो किसकी है भैया, ये चार्ज की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू, क्यू नॉट की वैल्यू नहीं है, चार्ज की वैल्यू है, ये सोर्स चार्ज की वैल्यू है। इस बात को समझेंगे हम। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अप्रोच करते हैं भाई, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो जो दिया है उसको चाहे तो आप लिख भी सकते हो। क्या क्या दिया है, आर की वैल्यू दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम को ज़रूरी है मीटर में बदलना, तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 और मीटर, ठीक। दूसरी चीज़ जो गिवन है वो आपके पास चार्ज गिवन है। चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है भाई दिया हुआ 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ देखिए -6 न लिख करके 5 माइक्रो कूलाम भी लिख सकता था, ठीक है। तो आप क्या करते, फिर माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना पड़ता, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते और फाइनली यही वैल्यू आती। कोई डाउट है, यहाँ इतना गिवन है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर बढ़िया से एक भी नंबर नहीं चाहते हो कि कटे जो है एग्ज़ाम में, तो क्या करोगे आप, गिवन ऐसे हेडिंग डाल करके ये सारी चीज़ें लिखोगे। जो पता करना है उसको क्या करोगे, ऐसे कॉमा लगा करके और फिर जो है ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी ई पता करना है। अब ई का फार्मूला हमारे पास है, ई का फार्मूला और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ई का फॉर्मूला हमारे पास आर और क्यू के फॉर्म में नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई सोर्स चार्ज यहाँ रखा गया है जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लिया क्यू = 5 माइक्रो कूलाम है यहाँ पर, और इससे हम क्या कर रहे हैं, आर डिस्टेंस यानी कि जो वैल्यू है कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम है ना, 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर अगर हम यहाँ पर एक पता करना चाह रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ यही पता करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रख लेंगे अपनी मर्जी से Q0, ठीक है। और आर डिस्टेंस दिया ही है, 2 चार्जेज हमारे पास हो गए। अब दोनों चार्जेज में क्या करेंगे, दोनों चार्जेज की वजह से इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, कूलम का फोर्स, वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास फार्मूला ये पता है कि भाई जो ई होता है वो क्या होता है, F/Q0 होता है, ठीक है। तो जो फोर्स आएगा उसको Q0 से डिवाइड कर देंगे और फाइनली जो हमने अलग से सपोज किया था Q0 वो वहाँ से गायब हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या करेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे, ठीक है भाई। पहले स्टेप में फोर्स निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, वैक्यूम में ही अक्सर रखा जाता है इन चार्जेस को, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ये क्या है, ये जो है फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्यू है ये, और Q0 अपॉन में क्या होगा, R का स्क्वायर कर दिया जाएगा। अगर हमें यहीं से क्या करना है कि अगर E निकालना है तो हमें पता है कि F/Q0 होता है। यहाँ क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और Q0/R² है, इसमें क्या करेंगे, Q0 से डिवाइड करेंगे तो Q0 हट जाएगा। अब E की वैल्यू हमारे पास है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q हो गया, ठीक है। और फिर Q0 तो है ही नहीं, उसका वैल्यू यहाँ से गायब हो गया, और अपॉन में R² है। तो ये फार्मूला हमारे पास है, हमारे पास फार्मूला था नहीं, ठीक है। अभी तक हम ये फार्मूला डेराइव कर नहीं पाए थे, क्योंकि अगले नेक्स्ट उसमें करेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से जो फार्मूला आता है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से जो फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पर उसके सराउंडिंग में, वो ये होता है। अभी हमने डेराइव नहीं किया, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपको इस तरीके से बता रहे हैं। जब ये डेराइव हो जाएगा तो डायरेक्टली हम इसको यूज़ करेंगे। अभी देखें, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये सोर्स चार्ज की वैल्यू है। सब कुछ दिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बिल्कुल सिंपल होती है, 9 × 10⁻9 होती है। Q की वैल्यू दी गई है 5 माइक्रो कूलाम है, 10⁻6 लिखेंगे। अब नीचे सिर्फ वैल्यू रखना है, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, उसका स्क्वायर भी करना है। 1 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बदल चुके हैं, 10⁻10 मीटर आया है। अब 10⁻10 को क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे भैया। अब देखें, यहाँ 10⁻10 है, सारी पावर जो है यहाँ पर 9 और -6 और -20 आएगा स्क्वायर करने के बाद। बाकी जो सिंपल नंबर बचा है वो 9 बचा है और 5 बचा है। मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा भाई, 45 आएगा।
अब बाकी 10 टू द पावर जो लिखा हुआ है उसको आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। 9 में से इधर 6 घटाएं, कितना बचेगा भाई? 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, मतलब पावर 3 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -20 हो जाएगा, और -20 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +20, 10 टू द पावर +20। 3 पहले से बैठा है, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है भाई, 23 हो जाएगा। लेकिन ज़रा देखिए, जब हम ये 45 नहीं लिखते हैं यहाँ पर, फिजिक्स में लिखने का तरीका ये है कि हम एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 45 की जगह 4.5 लिखें, और एक पॉइंट हमने डेसिमल को लेफ्ट में घसकाया है, तो क्या करेंगे, एक पावर यहाँ बढ़ा देंगे, जो 23 था वो बदल जाएगा 24 में। अब यही वैल्यू हो गई हमारी। ई का जो यूनिट है वो लिख दिया जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, तो ई की वैल्यू ये आ गई, ये वाली जो है ई की वैल्यू आ गई। हमारे पास एक चार्ज दिया गया था, उस चार्ज से 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी। ये हमने आसानी से क्या किया, ये फार्मूला हमारे पास था नहीं, लेकिन सबसे पहले हम फोर्स पर गए हैं और फोर्स से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर आए हैं, और वहाँ से नया फार्मूला हमारे पास मिला है, उसको यूज़ करके हमने यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं। ये भी CBSE में ही आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, उसको देखते हैं, है ना। क्योंकि उसमें क्या है भाई, आपको थोड़ा सा दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है, तो अच्छी बात है ना भाई, सबको यूज़ करते हुए चलें, किसी को छोड़े नहीं भाई। जिसको यूज़ नहीं करेंगे ना, बेकार ही हो जाएगा भाई। तो जो भी आप जानते हो सबको यूज़ करो भाई। दूसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है ये भाई, और हमको लगता है कि 2 क्वेश्चन में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है E = F/Q0, ठीक है, ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों, हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन भी है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज। आपको वोल्टेज पता करना है, यानी V की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। एक ऑयल ड्रॉप है, यानी तेल की एक बूंद है। ठीक है, कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ये n की वैल्यू दी गई है 10। ठीक है, और यहाँ से हम चार्ज पता कर सकते हैं Q = NE वाले फार्मूले से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे जो गिवन चीज़ें हैं उसको उस पर दिमाग लगाते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, कि भाई वो हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं। व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो 2 प्लेट बना लेते हैं हम यहाँ पर। कैपेसिटर की 2 प्लेट बना लेते हैं। यहाँ एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं, दूसरे पर नेगेटिव रखते हैं। ये थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा बताएंगे आपको कि भाई इन दोनों के बीच में 2 प्लेट की कैपेसिटर होती हैं। कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं और दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस भी होती है। देखिए भाई, दिया गया है कितना, 5 mm दिया गया। ये वैल्यू है D की। ठीक है, 5 mm दिया गया, इसको फटाक से मीटर में बदल लेंगे, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिस्टेंस यहाँ तक की, यहाँ तक की है। ठीक है, ये प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है भाई, द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप बना लिया भाई हमने। इसका मास दिया गया है, ये m की वैल्यू है। ठीक है, ये स्मॉल m लिखा जाता है मास के लिए, ये वैल्यू है। आपको पता करना है वोल्टेज। ठीक है, हमारे पास क्या पता है, अभी हमारे पास ये पता है कि भाई E = F/Q0। ठीक है, जो भी चार्ज है वो उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे फोर्स में, तो वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन यहाँ वोल्टेज पता करना है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज पता करना है। अब वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट करें, एक छोटा सा फार्मूला होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ठीक है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। नेगेटिव और पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, लेकिन यहाँ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वैसे होता क्या है कि dV/dr होती है। ठीक है, इसको सिंपली लिखें तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे कहते हैं। ठीक है, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट करते हैं। मतलब क्या, जो पोटेंशियल है वो इस डिस्टेंस के हिसाब से कैसे बदल रहा है। सिंपली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि E = V/, कैपिटल V है, छोटा v नहीं है वेलोसिटी वाला, कैपिटल V है, V/d। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से V निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो क्या करेंगे, E में हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे। D हमारे पास है ही पहले से, अगर E पता चल जाए तो बस भाई उसमें हम क्या करेंगे, D से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा देखें, यहाँ हमें इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है। ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, इसके पास मास दे दिया गया है। मास की वजह से होगा क्या, अर्थ
हमारी जो धरती माता है वो अपने केंद्र की तरफ, अपने सेंटर की तरफ इस ऑयल ड्रॉप को खींचेंगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास मास आ गया। जिस बॉडी के पास भी अगर मास आ गया भाई, ठीक है ना, तो समझ लीजिए उसको तो खींचेंगे ही। जो धरती माता है अपने केंद्र की तरफ, अपने सेंटर की तरफ ज़रूर खींचेंगी। तो ये मास जो होगा, इस मास की वजह से इस पर नीचे की तरफ लगेगा mg फोर्स। अब इसको बैलेंस करना है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से की हेल्प से। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसकी हेल्प से इसको बैलेंस करना है। तो F इक्वल्स टू हम जानते हैं कूलम फोर्स यहाँ पर बैलेंस करेगा इसको, लेकिन ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा तभी तो बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ ऑलरेडी जो धरती माता है, जो अर्थ है, वो अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही है। अगर इतना ही हम क्या करें, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर फोर्स लगाना है इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर की तरफ, ये दोनों को बैलेंस करना है। और ये जो F है हम जानते हैं कि भाई अभी हमने पढ़ा है E=F/Q होता है, ठीक है। यहाँ से F क्या आ जाएगा, F आ जाएगा Q में हम E को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि Q लिखेंगे और फिर E लिखें, ये हो गया अपना फोर्स, ठीक है। और ये mg तो हम जान रहे हैं, mg अपना ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दोनों को इक्वेट कर देंगे, तभी क्या होगा कि भाई ये बैलेंस कर पाएंगे हम, क्योंकि जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना हमें ऊपर की तरफ फोर्स भी लगाना पड़ेगा, तभी ये जो ऑयल ड्रॉप है भैया, ये जो यहाँ पर है ये बैलेंस होगी और ये ना तो नीचे जाएगी ना ही ऊपर जाएगी, ठीक है भाई। इतना करना होगा आपको, यानी दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर दें, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ पर E की वैल्यू आ चुकी है, E की वैल्यू है नहीं हमारे पास, दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दिया हुआ कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, और हम प्लेट के बीच की डिस्टेंस से हम पता कर पाएंगे भाई E और V में क्या रिलेशन है, ये पता कर सकते हैं। तो आसानी से हम E नहीं दिया लेकिन V पता कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, पहले इस फोर्स को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है भाई। जो फोर्स है वो दोनों बैलेंस हो गए, तो क्या होगा भाई, इन द बैलेंस पोजीशन, ठीक है, बैलेंस्ड पोजीशन कह सकते हो या फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन कह सकते हो, बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ ऑयल ड्रॉप। जो ऑयल ड्रॉप है, तेल की बूंद है, उसकी बैलेंस्ड पोजीशन में क्या होगा भाई, ये जो दोनों फोर्स हैं, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिकल नेचर का है, इलेक्ट्रिकल फोर्स वो बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारे पास हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो E के रेस्पेक्ट में Q इंटू E होता है, चार्ज इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर Q लिखते हैं और E लिख देते हैं। यहाँ देखें कहीं वेक्टर, ये भी वेक्टर ही है, ये भी वेक्टर है, यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ डायरेक्शन तो बिल्कुल क्या है कि भाई एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाए, डायरेक्शन की यहाँ कोई बात ही नहीं है। हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं, इस स्केलर फॉर्म में, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ Fg जो है वो कितना है भाई, mg है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब जो E है उसको बदल देते हैं इससे, ठीक है। E को क्या करेंगे, ये लिख देंगे, E को हम V/D लिख सकते हैं, E को V/D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम Q लिख दें और कैपिटल V/D कर देते हैं, बराबर में mg होगा। हमें V ही पता करना है, V को पकड़ कर रखें लेफ्ट में, बाकी सबको बिना किसी भेदभाव के दाहिने खसका देते हैं, दाहिने धक्का मार करके दाहिने कर देते हैं। जा भाई तू इधर चल जा, इधर लेफ्ट में तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी भाई। ये देखें Q है, Q यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, तो ये जाएगा नीचे, D यहाँ डिवीज़न में है, D चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, M की वैल्यू है हमारे पास कितना, 3 × 10⁻⁻16 kg है। G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ये क्या है भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। G की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो दोनों भी ले लें, थोड़ा बहुत अंतर आएगा आंसर में, ठीक है, उससे कोई ये माइन्यूट अंतर वहाँ पर केयर नहीं किया जाता। कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी रहता है कि आपको G की वैल्यू क्या लेना है। अगर 10 दिया है तो 10 लेते हैं, 10 नहीं दिया 9.8 तो फिर 9.8 ही लेते हैं, ठीक है। और संजोग की बात यह है, अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर पहले ही गिवन था कि G की वैल्यू आपको जो है 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसके साथ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको भूल ही जाइए और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यहाँ यूज़ करेंगे, 10 लिख दिया भाई हमने। उसके बाद D की वैल्यू यानी कि जो कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसको लिखेंगे 5 × 10⁻³ नीचे क्या करना है, Q की वैल्यू रखना है, चार्ज की वैल्यू रखना है। चार्ज कितना दिया गया भाई, चार्ज तो है ही, क्योंकि ये क्या है भाई,
ऑयल ड्रॉप है और उस पर 10 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा एक और एक्सरसाइज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया गया है, चार्ज नहीं दिया गया। हमारे पास एक फार्मूला है इलेक्ट्रॉन को चार्ज में बदलने के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला, इसे क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला कहते हैं, ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 हैं तो n की जगह 10 लिखेंगे। ई की वैल्यू हमारे पास है 1.6 10⁻⁻19, कितना आसान है। अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 1.6 10⁻, कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ये चार्ज आया, ये Q की वैल्यू आ गई। इस Q की वैल्यू को यहाँ यूज़ करेंगे 1.6 10⁻18, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कुछ कटने लायक है क्या, ये 16 है, ठीक है। अब ये 3 है और ये 5 है, 15 कर सकते हैं यहाँ पर 15, और नीचे कर देते हैं 1.6। बाकी जो एक मैटर क्या है, 10⁻ वाला है। बाकी जो मसला है वो क्या है कि 10 की पावर में है, तो 10 की पावर यहाँ -18 है, यहाँ देखिए 10 की -16 है, -3 है, -16 और -3 कितना होगा, -19 हो जाएगा। एक 10 यहाँ पर फालतू है तो क्या करेंगे, ये 19 हो गया तो -18 हो जाएगा। ये एक 10 एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर, तो -19 इन दोनों को जोड़ने पर हुआ -16 और -3 को -19 हो गया। और ये 10 वाला क्या है भाई, इसमें पावर प्लस में है तो -18 हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो 10 का मामला है ये तो ऐसे ही से ख़त्म हो गया भाई, कुछ नहीं बचा है। मतलब क्या करना है आपको, 16 से डिवाइड कर देना है यहाँ पे और वोल्टेज आ जाएगा। 16 से डिवाइड करना है, और ध्यान देना 16 से नहीं 1.6 से डिवाइड करना है। हम 16 से ही डिवाइड कर देते भाई, ये कितना आएगा, ये अगर हम 15 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 9.375 इतना वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्ट आ गया। ये V की वैल्यू आई है 9.375 वोल्ट, ठीक है। इतना पोटेंशियल होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसकी सेपरेशन दी गई है 5 × 10⁻³ मीटर, मतलब 5 mm। और ये भी दिया गया था इनके बीच में एक ऑयल ड्रॉप रखा हुआ है जिसको बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस कर लेंगे भाई, क्योंकि जब इसके पास मास है ऑयल ड्रॉप के पास तो पक्का इस पर क्या होगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो फोर्स हम बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स से, जो कूलम्स का फोर्स होता है उससे बैलेंस करेंगे। और बैलेंस कर दिया भाई, बैलेंस की कंडीशन में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर लिख देंगे। बाकी जो वैल्यू है उसको हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर रखा हुआ है। क्यू अलग से निकालना पड़ा था, जिसमें हमें क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। और क्वांटाइजेशन जब भी आपके सामने आए तो बस ये दिमाग में आना चाहिए, Q = NE, यानी इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज में कैसे बदलें, इसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने चार्ज वहाँ पर उसी के मल्टीपल में बढ़ जाएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में बढ़ जाएंगे। तो ये था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझा, ठीक है। और फिर 2 क्वेश्चन ऐसे किए, पहला तो आसान था, लेकिन दूसरा क्या भाई, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी यहाँ ऐड करना था, और एक अलग से ये Q = NE इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करना था। और एक ही नहीं, दो, एक बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना था। मतलब इसे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि अभी हमें यूज़ करना था, इस वजह से हमने थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में आपको बता दिया है। फार्मूला सिर्फ याद रखना है आपको, और जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े इस फार्मूले को यूज़ कर देना है। E = V/d। अगर ये याद नहीं होता तो ऐसे याद करिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इसे पोटेंशियल कहते हैं, V को कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है, V को पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैसे बदलती है, किस रेट से बदलती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे हमारे पास है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम कहते हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज होती है तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। इस बात को याद रखना है, ग्रेडियंट। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे तो अलग अलग नाम देते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, और अलग अलग नाम है। लेकिन अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज होती है, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रेडियंट। और यहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा था, इस वजह से क्या नाम है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका नाम है। मतलब जो वोल्टेज है वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे बदल रहा है, उसका नेगेटिव अगर ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है।
ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो ई है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज, पोटेंशियल, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये था पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो हम बिल्कुल बेसिक समझे हैं। बाकी क्या करेंगे, अभी ये फार्मूला हमारे पास डिराइव करना बाकी है कि 1/4πε0, ठीक है, Q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। इसे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिराइव भी करेंगे फोर्स की हेल्प से, कोलम्बियन फोर्स की हेल्प से, और तब हमारे पास थोड़ा सा और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमने समझा, और इस पर 2 क्वेश्चन भी किए, एक आसान था, एक थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं। और तो आई होप कि आप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।